7 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वही बातें, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। यूपीएससी से रिलेटेड डाउट्स से के लिए और कुछ और जनरल इन्फॉर्मेशन को पूछने के लिए आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर और स्पेसिफिक आप गाइडेंस चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के मेंबर्स बन सकते हैं। उनके लिए मैं रेगुलरली कुछ नई वीडियोस लाता रहता हूं, जैसे कि आज मैंने अपलोड की है यूपीएससी सीसैट क्वेश्चन सॉल्विंग। देखिए 2019, 18, 17, 16 का जो सीसैट का पेपर आया था उसमें सवालों को किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच रखनी है, ये मैं एक एक सीसैट के सवाल को सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो आज की डेट में मैंने मैथ्स के कुछ 4 सवाल डिस्कस किए, लगभग 26 से 27 मिनट की वीडियो है। काफी कुछ आपको वहां पे जानने को मिलेगा। मैं रेफरेंसेस भी बताऊंगा उन मैथ्स की वीडियो के रिस्पेक्ट में जो कि मैंने पहले बना रखी है। आप जाके उनको भी देख के अपनी सीसैट की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, चलिए पहला आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है गवर्नमेंट सस्पेंड्स एफसीआरए क्लियरेंस ऑफ 4 क्रिश्चियन ग्रुप्स। देखिए सबसे पहले तो इस एक्ट को समझिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, पार्लियामेंट द्वारा इनेक्ट किया गया ये एक्ट है। इसमें जो नॉन प्रॉफिट एनजीओ काम करते हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस, एसोसिएशंस और इंडिविजुअल्स काम करते हैं इंडिया के अंदर, जो कि किस प्रिटेक्स्ट पे काम करते हैं। देखिए एनजीओ बेसिकली सिविल सोसाइटी ग्रुप्स होते हैं, तो हमारे देश के गरीबों के हित के लिए, हमारे देश में एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, इस तरीके की चीजों के लिए ये एनजीओ नॉर्मल कर इन्वॉल्व होते हैं। इन एनजीओ को बहुत बड़े बड़े जगहों से डोनेशंस मिलते हैं और भारत सरकार उन डोनेशंस को अलाउ भी कर देती है, क्योंकि वो हमारे देश के कुछ ऐसे पिछड़े तबके जिनको उनके अधिकार नहीं मिले, उनके अधिकार के लिए काम कर रहे हैं, तो भारत सरकार कभी इनको रोकती नहीं है। लेकिन भारत सरकार ने एक बात बोली है कि अगर ऐसा कोई एनजीओ कुछ इस तरीके का काम करता है इंडिया के अंदर, जिसके चलते वो इंडिया की ग्रोथ को रोक रहा है, इंडिया के प्रोग्रेस को रख रहा है, या फिर हमारे संविधान में लिखे हुए किसी भी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है, तो उस केस में एफसीआरए के अंदर उस ग्रुप की फंडिंग रोकी जा सकती है। इनफैक्ट उस ग्रुप को इंडिया में काम करने से रोका जा सकता है। कुछ साल पहले दोस्तों, 5 से 6 साल पहले एक न्यूज निकल के आ रही थी, इनफैक्ट 5 से 6 साल पहले की भी बात है, उससे भी पहले की बात है। हुआ यह था कि ग्रीन पीस नाम का एक एनजीओ था, 2-3 और एनजीओ थे जिनको फॉरेन से फंडिंग मिलती थी, और वो एनजीओ क्या करते थे कि इंडिया में जो नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स लग रहे थे ना, उन इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में रोड़ा डालते थे। वो लोगों को बोलते थे कि देखो आपके राइट्स छीन रहे हैं, आपके एनवायरमेंटल राइट्स छीने जा रहे हैं, आप इसके खिलाफ लड़िए। तो उस समय पे सीबीआई की एक रिपोर्ट आई और सीबीआई की रिपोर्ट ने बोला कि देखिए ये जो फॉरेन ग्रुप्स है ना, इनको इंटरनेशनल कॉर्पोरेशंस फंड करते हैं ताकि इंडिया में जो बिजनेसेस और एंटरप्राइजेस सेटअप हो रहे हैं इनको ना सेटअप होने दिया जाए। कैसे ना सेटअप होना दिया जाए? एनवायरमेंट के प्रोटेक्ट पे, एनवायरमेंट गंदा आ रहा है तो लोगों को मोबिलाइज करो। तो सरकार ने उस समय पे एनजीओ को काम पे रोक रखी थी। कुछ इसी तरीके की चीज यहां हुई है, हालांकि ये चीज यहां पे जो हुआ है वो धर्म के टर्म्स में हुआ है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंदर 6 एनजीओ के लाइसेंस को सस्पेंड किया है यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इस साल, जिसमें से 4 क्रिश्चियन एसोसिएशन है। अभी इन क्रिश्चियन एसोसिएशन के नाम क्या है तो ये लिखे हुए यहां से लेके यहां तक आप इनके नाम पढ़ सकते हो। वैसे तो जो रीजन है इनके सस्पेंशन का, वॉयलेशन का, वो अभी बताया नहीं गया है, लेकिन एक बजरंग दल करके ग्रुप है, यूथ विंग है ये विश्व हिंदू परिषद का, इसने ये बोला है कि भाई ये जो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं ना ये ग्रुप्स, ये इन ग्रुप्स की मीटिंग का प्रयोग करके रिलीजियस कन्वर्जन कराते हैं। तो जो हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, उनको कुछ आप कह सकते हो कि फाइनेंशियल चीजें, मतलब बेनिफिट्स प्रोवाइड करके या कुछ इस तरीके के बेनिफिट्स प्रोवाइड करके उनको अपने धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अभी भारत का संविधान ये बोलता है कि भैया एक पर्सन विलिंगली चाहे तो वो एक धर्म से अपने आप को दूसरे धर्म में कन्वर्ट कर सकता है। तो अगर कोई एक मुस्लिम इंसान है, वो अपने आप को हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर चाहता है, या हिंदू मुस्लिम धर्म में होना चाहता है, या जैन क्रिश्चियन धर्म में होना चाहता है, अगर वो अपने मन की मर्जी से वॉलंटरली कन्वर्ट कर रहे हैं तो उनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है, हालांकि सीधे सीधे गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, बट ये बोला जा रहा है कि ये जो क्रिश्चियन ग्रुप्स है वो लोगों को झांसा देके, लोगों को फाइनेंशियल बेनिफिट्स देके, लोगों को जॉब्स के ऑफर देके, उनको कुछ ऐसे फाइनेंशियल बेनिफिट्स देके जो कि उनको जरूरत है, ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स देके वो उनके धर्म को कन्वर्ट करा के उनको क्रिश्चियन बनाते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इस प्रिटेक्स्ट पे इन 4 क्रिश्चियन ग्रुप्स के लाइसेंस को सस्पेंड किया है गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। ओके, ये जो रेगुलेशन है वो कौन करता है? यूनियन होम मिनिस्ट्री करती है। ये जो स्टेटमेंट आया ये कहां से आया है? बजरंग दल की तरफ से। बजरंग दल इन क्रिश्चियन ग्रुप्स की एक्टिविटीज के ऊपर पहले कई बार सरकार का ध्यान लेके आ चुका है। ठीक है, पुलिस कंप्लेन भी फाइल हुई थी, फाइनली यूनियन होम मिनिस्ट्री ने यहां पे एक्शन लिया है।
तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे जो जितना समझ में आ रहा है अभी के लिए कि हुनन होम मिनिस्ट्री ने ये जो एक्शन किस बेसिस पे लिया है कि भैया कोई भी अगर रिलीजियस कन्वर्जन होना चाहिए तो वो वॉलंटरली होना चाहिए। उसी तरीके से ऐसा कोई एनजीओ, ऐसा कोई एसोसिएशन जो इंडिया के अंदर किसी भी इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट को, किसी भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस के प्रोजेक्ट को एनवायरमेंट के नाम पे झूठा लोगों को भड़का के रोकने की कोशिश करे तो उसको भी एफसीआरए के अंदर यूनियन होम मिनिस्ट्री बैन कर सकती है। आगे चलते हैं। देखिए रिसेंटली कुछ मीटिंग हुई है, किसकी किसकी मीटिंग हुई है? डिफेंस मिनिस्टर ऑफ ईरान की और डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया की। दो लोगों ने आपस में बैठ के बात की, बायलैटरल कोऑपरेशन की बात हुई, रीजनल सिक्योरिटी इश्यू की बात हुई, पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान की बात हुई। अफगानिस्तान में ईरान भी बहुत हद तक इन्वॉल्व है और इंडिया के भी बहुत से एसेट्स हैं अफगानिस्तान में। रिसेंटली ये समझ में आ रहा है कि ईरान में जो चाइना की इंटरफेरेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसीलिए इंडिया का ईरान के साथ अच्छे रिश्ते बनाना बहुत जरूरी है। अभी सुनने में यह भी आ रहा है कि ईरान ने इंडिया के अंदर माइनॉरिटी की सेफ्टी को लेकर इस मीटिंग में सवाल उठाया। तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने एश्योरेंस दिया ईरान को भैया माइनॉरिटीज इंडिया में सेफ है। खास बात दोस्तों ये है कि शिया पॉपुलेशन, मतलब मुस्लिम में दो सेक्ट्स होते हैं, सुन्नी सेक्ट, शिया सेक्ट। अभी शिया सेक्ट 95% आपका कह सकते हो ईरान में, तो मतलब ईरान में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो शिया पॉपुलेशन है। और खास बात दोस्तों ये है कि मिस्टर राजनाथ सिंह जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ, अभी लखनऊ में भी एक साइजेबल अमाउंट ऑफ शिया पॉपुलेशन रहती है। तो इस चीज को भी शायद उस मीटिंग में पॉइंट आउट किया गया। तो मतलब धर्म के नाम पे कहीं माइनॉरिटीज को परेशान तो नहीं किया जा रहा, इसके ऊपर बातचीत हुई। अफगानिस्तान के इशू को लेकर बातचीत हुई, बायलैटरल कोऑपरेशन को इशू को लेकर बातचीत हुई। जनरल स्टडीज पेपर 2 में ये चीज आपको काम आएगी। नेक्स्ट, डीजीसीए मूव्स फॉर्मूला फॉर रिफंड फॉर कैंसिल फ्लाइट्स। देखिए भाई, लॉकडाउन लग गया 25-26 मार्च के लगभग। उससे पहले बहुत सारे लोगों का प्लान था, मेरा खुद का प्लान था सिक्किम जाने का, कैंसिल हो गया। आज तक मुझे फ्लाइट का रिफंड नहीं मिला है। मैंने मतलब लगभग 30-35 हजार की मैंने टिकट करा रखी थी, उसमें 11,000 का ही रिफंड आया है। ओके, वो भी मैंने मेक माई ट्रिप के अकाउंट पे जब ऑफिशियल ट्वीट हुआ तो वो रिफंड आया। कुछ क्लियरिटी मिल ही नहीं पा रही है। तो यहां पे ये केस अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इस चीज की सुनवाई हो रही है कि भैया पैसेंजर्स को पूरा टिकट का रिफंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट साफ साफ बोल रहा है कि जो टिकट कैंसिल हुए हैं ये लोगों की गलती की वजह से नहीं हुए हैं, नेशनल लॉकडाउन सरकार ने लगाया। यहां पे डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने भी ये बात बोली है कि देखिए ये जो टिकट कैंसिल हुए हैं ये लोगों की गलती से वजह से कैंसिल नहीं हुए, ये लॉकडाउन की वजह से कैंसिल हुए हैं। इसीलिए जितनी भी एयरलाइंस इंडिया में काम कर रही हैं उनको फेयर्स को तो रिफंड करना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर वो फेयर को रिफंड नहीं करती या फिर एक इनवॉलंटरी क्रेडिट शेल बनाती, देखिए क्रेडिट शेल दो तरीके का होता है, एक वॉलंटरी क्रेडिट शेल होता है, एक इनवॉलंटरी क्रेडिट शेल होता है। मतलब लोग अपने आप से एक क्रेडिट शेल लेने को तैयार है। क्रेडिट शेल मतलब क्या है कि मान लीजिए मैंने 40,000 की टिकट कराई, अभी 40,000 रुपए का मैंने अगर जर्नी नहीं की तो या तो आप मुझे पैसा वापस कर दीजिए या 40,000 रुपए का एक क्रेडिट शेल बना दीजिए जिसमें से मैं आगे फ्लाइट बुक कर सकता हूं। अब उस क्रेडिट शेल की बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है कि मैंने ओरिजिनली जहां की फ्लाइट कराई थी क्या मैं उसी रूट पे कर सकता हूं, या मैं रूट बदल सकता हूं, या मैं ये क्रेडिट शेल किसी और आदमी को दे सकता हूं। ऐसी बहुत सी कंडीशंस इसमें आती हैं। डीजीसीए ने बोला है कि अगर पूरा फंड रिफर नहीं करते हैं और किसी तरीके का इनवॉलंटरी क्रेडिट शेल बनाती हैं ये एयरलाइंस, तो दिस विल बी अ वायलेशन ऑफ एयरक्राफ्ट रूल ऑफ 1937 एंड सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स। इसको आप नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स। तो मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी ठीक कर दी है। अगर इंडिविजुअल पैसेंजर ने टिकट बुक कराई और टिकट कैंसिल हो गई उस पैसेंजर की गलती की वजह से, नहीं किसी और की गलती की वजह से, तो भैया उस पैसेंजर को पैसा वापस मिलेगा। अभी यहां पे कुछ ऐसी एयरलाइंस है जो बिल्कुल ही कैश स्ट्रैप है, वो बोल रही है हमारे पास पैसा है ही नहीं तो हम करें तो करें क्या। उस केस में सरकार एक ऐसी पॉलिसी की बात कर रही है जहां पे सरकार कह रही कि हम एक ऐसा क्रेडिट शेल बनाएंगे जिस क्रेडिट शेल को वो पैसेंजर इस्तेमाल कर सकता है 31 मार्च 2021, और इस क्रेडिट शेल में मिनिमम कंडीशंस होंगी, यानी कि 31 मार्च 2021 तक वो पैसेंजर चाहे तो उस रूट पे जाए जिस रूट के लिए उसने ओरिजिनल टिकट बुक की थी, अपना रूट चेंज कर सकता है। इनफैक्ट वो इस क्रेडिट शेल को किसी दूसरे पैसेंजर को ट्रांसफर कर सकता है। तो मान लीजिए मुझे नहीं जाना है, मेरे किसी दोस्त को दिल्ली जाना है और मैंने टिकट कराई थी सिक्किम की बागडोगरा एयरपोर्ट की, तो उतना पैसा क्रेडिट शेल में आ जाएगा और मैं वो क्रेडिट शेल अपने दोस्त को दे दूंगा और मेरा दोस्त उस पैसे का इस्तेमाल करके दिल्ली की फ्लाइट करा लेगा। तो इस तरीके के क्रेडिट शेल बनाने की बात कर रही है सरकार, और सरकार ये बोल रही है कि इस क्रेडिट शेल को अगर किसी पैसेंजर ने 31 मार्च 2021 तक इस्तेमाल किया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो वो पैसा रिफंड करना ही पड़ेगा एयरलाइन को।
तो ये पैसेंजर के फेवर में यहां पे बात कही गई है। एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको मैंने बता दिया। इंपॉर्टेंट क्या था उस रूल में, इस न्यूज में? एयरक्राफ्ट रूल्स ऑफ 1937, सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट्स। फिर फाइनली बात करते हैं केशवानंद भारती जी। देखिए, संडे को केशवानंद भारती स्वामी जी का निधन हो गया। केशवानंद भारती केस के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूं दोस्तों। एक बार केबीसी में 1 करोड़ रुपए का सवाल था ये कि भैया वो कौन सा केस है जो कि लार्जेस्ट एवर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने सुना है, वो कौन सा था? केशवानंद भारती केस। अभी इस केशवानंद भारती केस के बारे में मैंने पॉलिटी में बहुत बार बात की है, एक बार नहीं बहुत बार। तो बार बार इसको बताने का मतलब नहीं है। केशवानंद जी ने इस केस को केरला की राज्य सरकार ने जो लैंड रिफॉर्म्स पास किए थे उसके अगेंस्ट लेके आया था। तो दिस इसलिए इसको बोला जाता है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। इसमें ये जो केशवानंद भारती स्वामी जी हैं, इनको कुछ रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि केरला के जो लैंड रिफॉर्म्स थे उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने सही बोला, लेकिन जो स्वामी जी के आपके एडवोकेट थे नानी पालखी वाला ने इस केस के एम्बिट के अंदर बहुत और सी चीजें ले आए कि फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या आता है, क्या फंडामेंटल राइट्स को बदला जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सी चीजों के ऊपर इस केशवानंद भारती केस को लेकर। न्यू इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि केशवानंद भारती स्वामी जी की अभी डेथ हुई है संडे को। तो भैया बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट्स पे आपको केशवानंद भारती से रिलेटेड जजमेंट मिलेंगे। वैसे तो मैं इसको पढ़ा चुका हूं, लेकिन सोच रहा हूं एक वीडियो पे अलग से बना दूं। एक बेसिक आइडिया आपको दे दूं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया गया केशवानंद भारती केस में। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सरकार फंडामेंटल राइट्स को बदल सकती है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, लेकिन उन फंडामेंटल राइट्स को नहीं बदल सकती जो कि हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। यहां पे एक बहुत बड़ी बहस चली, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन सब्सिक्वेंट जजमेंट जो आए हैं सुप्रीम कोर्ट के उसके हिसाब से डिसाइड किया गया। ओके, जिसमें सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, ऐसी बहुत सी चीजें हैं। फिर इस सुप्रीम कोर्ट की बेंच में 13 लोग थे। 13 लोगों ने 7:6 मेजॉरिटी, यानी कि सरकार के पास फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की ताकत है कि नहीं है, किस हद तक है, वो बेसिक स्ट्रक्चर तक है। इसके फेवर में 7 लोगों ने वोट किया, 6 लोगों ने इसके अगेंस्ट में वोट किया। आप देखोगे कि जो फाइनल वोट था ना, वो जस्टिस एचआर खन्ना के हाथ में था। अगर ये केशवानंद भारती का जजमेंट सरकार के फेवर में चला जाता, गवर्नमेंट के फेवर में चला जाता, तो शायद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो डायरेक्शन है ना वही बिगड़ जाता। आप कह सकते हो केशवानंद भारती जजमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मूल प्रावधानों को, सैंक्टिटी को बचा लिया जुडिशरी ने। इसलिए केशवानंद भारती केस बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती केस आया। इस केस से इतना नाराज हुई सरकार कि आगे आने वाले समय में इमरजेंसी लग जाएगी 1975 में। ओके, शायद इस केस में अगर फेवरेबल डिसीजन मिल जाता सरकार को, तो सरकार को इमरजेंसी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, शायद सरकार अमेंडमेंट पास करा के अपनी चला लेती। ठीक है, केशवानंद भारती केस के बारे में और जानने के लिए मेरी पॉलिटी की वीडियोस को देखिए। वैसे भी बहुत भर भर के वीडियोस आने वाली हैं अलग अलग चैनल पे, चूंकि ये चीज न्यूज में है, वहां पे भी आपको पता चल जाएगा। मेरे को समय मिला तो एक वीडियो मैं भी बना दूंगा। फिर बात करते हैं, एक रिपोर्ट अभी सबमिट की गई है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के द्वारा। जैसे ये मालाबार रिवॉल्ट के बारे में आपने सुना होगा, मोपला रिवॉल्ट, इसके ऊपर मैंने भी वीडियो बनाई। ये काफी सेंसिटिव टॉपिक है। हुआ क्या था कि सेंटर में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सेंटर मतलब कि ओवरऑल इंडिया, पैन इंडिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के साथ मिला के एक जंग सी छेड़ दी ये हमारे महात्मा गांधी जी ने। अभी महात्मा गांधी जी जो कुछ भी चलाते थे वो नॉन वायलेंस के सिद्धांत पे चलाते थे। तो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया, किसके साथ मिला के? खिलाफत एजिटेशन के साथ मिला के, नॉन वायलेंट बेसिस पे। लेकिन जब ये खिलाफत एजिटेशन मालाबार पहुंचा तो नॉन वायलेंट नहीं रहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी। इसके कुछ लीडर्स थे, अली मुस्लियार, वरियाम कुन्नात अहमद हाजी। अभी ये चीज न्यूज में क्यों है? एक बुक छपी है दोस्तों, डिक्शनरी ऑफ मार्टरेस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1857 से 1987। मोदी जी ने इसको रिलीज किया लास्ट वीक। इसके अंदर हमारे देश के फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करने वाले शहीदों के नाम है। अभी इन शहीदों में 387 वो लोग जो कि मोपला के रिवॉल्ट में शामिल थे, उनके भी नाम है। तो इस चीज के अगेंस्ट में इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने 2016 में एक रिपोर्ट सबमिट की थी और उन्होंने बोला कि जो मालाबार रेबेलियन में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था ना, ये मार्टियर्स नहीं थे, ये रायोटर्स थे। खासकर ये बात अली मुस्लियार और वरियम कुन्नात हाजी के लिए कही गई है।
इनफैक्ट हाजी के लिए तो ये कहा गया है कि ये नोटोरियस मोपला राइटर थे, हार्डकोर क्रिमिनल थे। इन्होंने जाने कितने इनोसेंट हिंदू मेन वुमेन को मार दिया 1921 के मोपला रिवॉल्ट में, और उनकी बॉडी को एक कुएं में फेंक दिया, जिसको थुवूर किनार कहा जाता है। अभी आप देखोगे दोस्तों कि ये जो रिवॉल्ट था ना, वो इतना इजी नहीं है समझने, बहुत कॉम्प्लेक्स रिवॉल्ट था। ऐसा नहीं है कि इस रिवॉल्ट में आप देखोगे केवल मुस्लिम ही इन्वॉल्व थे, कुछ पॉकेट्स में हिंदूज भी इन्वॉल्व थे, उन्होंने भी बहुत सारा वायलेंस किया है। जनरली इस रिवॉल्ट को देखा गया है मुस्लिम पीजेंट्स वर्सेस हिंदू लैंडलॉर्ड्स के बीच में। तो ये शुरू तो हुआ था इस तरीके से कि जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स राज कर रहे थे, इनके राज को हटाना है, बट कहीं ना कहीं इस रिवॉल्ट में एक कम्युनल कैरेक्टर आ गया। अब इसके ऊपर बहुत बड़ी बहस रही है। बहुत सारे हिस्टोरियंस का ये बोलना है कि कम्युनल कैरेक्टर नहीं था, ये एक फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट था। बहुत सारे लोग का ये बोलना है कि भैया शुरू तो ये फ्रीडम स्ट्रगल की तरह हुआ था, बाद में कम्युनल हो गया। अब इसके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं, ये कम्युनल था, ये रियॉट्स थे, ये कौन बोल रहा है? ये इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की एक रिपोर्ट बोल रही है, इसीलिए चीज न्यूज में है। यहां पे एक चीज और न्यूज में है, वैगन ट्रेजेडी विक्टिम्स। हुआ ये कि जो भी लोग दंगे कर रहे थे, उन दंगों को वो जो मतलब दंगाइयों को आप कह सकते हो, जो लोग वहां पे लड़ाई कर रहे थे, बवाल कर रहे थे, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पकड़ लिया। अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट को दूध की धुली तो थी नहीं, उसने उस रिवॉल्ट को क्रश किया। रिवॉल्ट क्रश करने के बाद उसने कई सारे लोगों को एक ट्रेन में ठूसा, कहा जाता है लगभग 100 लोगों को एक ट्रेन के डब्बे में ठूसा, उनको मद्रास लेके गए। रास्ते में 100 में से शायद 60 से ज्यादा लोग मर गए। तो इसको बोला था वैगन ट्रेजेडी विक्टिम्स। तो यही बोला जा रहा था कि ये जो लोग थे जिन्होंने इस रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया है, ये मार्टियर्स नहीं है, ये रायोटर्स हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा। और इसमें केवल मुस्लिम्स की बात नहीं की गई है, इसमें हिंदूज की बात की गई है। देखिए रिपोर्ट ये बोल रही है, अराउंड 10 हिंदूज हु पार्टिसिपेटेड इन द रायोट्स टू आर ऑन द लिस्ट ऑफ पर्सन्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द डिक्शनरी। यानी ये हिंदूज और मुस्लिम्स जिनको मार्टियर्स, जिनको शहीद लिखा गया है हमारी इस किताब में, ये गलत है। शहीदों के नाम में से इनका नाम हटा दीजिए, ये शहीद नहीं थे, इन्होंने इनोसेंट लोगों को मारा है, ऐसा बोल रही है ये इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की रिपोर्ट। ठीक है, आप इसके बारे में पढ़ लीजिए, और बेसिक इंफॉर्मेशन दी है वो पढ़ लीजिए। आगे चलते हैं। एक और रिपोर्ट पब्लिश की है, किसने की है? क्लाइमेट रिसर्च हॉरिजन ने। क्या बोला इसने कि भैया 20 साल से पुराने जो थर्मल पावर प्लांट से 11 स्टेट्स में आप इसको बंद कर दीजिए, तो आप 5 साल में 53,000 करोड़ रुपए बचा लोगे। अब ये प्लांट्स बहुत ज्यादा पुराने हैं, तो इन प्लांट्स में से जो एमिशंस हो रहे हैं, उनकी टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए बहुत सारे मतलब इक्विपमेंट्स को रेट्रोफिट किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर पे बहुत खर्चा होता है। तो मतलब कि इन पावर प्लांट्स को एफिशिएंट तरीके से चलाने के लिए, इससे जो पॉल्यूशन निकल रहा है उसको कम पॉल्यूटेंट रखने के लिए बहुत सारा खर्चा किया जाता है। अभी उस खर्चे को रोकने की जरूरत है। उस खर्चे को हम रिन्यूएबल एनर्जी में भी लगा सकते हैं। लेकिन ये सब रिपोर्ट आ किस समय पे रही है? जिस समय पे 41 कोल माइनिंग ब्लॉक्स को ऑक्शन किया सरकार ने। सरकार बोल रही है कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं कोयला बाहर से, जबकि हमारे देश में इतना कोयला है, तो हम अपना कोयला इस्तेमाल करेंगे, बाहर से क्यों इंपोर्ट करें? समझ गए? तो इस समय पे इस तरीके की रिपोर्ट फाइनेंशियली भले ही वायबल ना हो, एनवायरमेंटली और फिजिकली वायबल है। एक और बात बोली गई है यहां पे कि देखिए, जितना कंजम्पशन एक्सपेक्ट किया गया था इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का, उतना कंजम्पशन अब है नहीं। बहुत सारे स्टेट्स में सरप्लस पावर जनरेशन कैपेसिटी आ गई है और उतनी पावर की रिक्वायरमेंट है नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में ओवर कैपेसिटी हो गई। उस ओवर कैपेसिटी के चलते ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और बहुत सारी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है ना, वो अनवायबल हो गई, वो प्रॉफिट नहीं कमा पा रही, उनको नुकसान हो रहा है। तो इस तरीके की कुछ बातें कही जा रही हैं इस रिपोर्ट में क्लाइमेट रिसर्च हॉरिजन के द्वारा। आगे चलते हैं। हांगकांग पुलिस स्वीप ऑन प्रोटेस्टर्स। देखिए संडे को हांगकांग में लोकल इलेक्शंस थे, लेकिन बीजिंग के जो रिप्रेजेंटेटिव है हांगकांग में, कैरी लैम, उन्होंने लोकल इलेक्शंस को 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया। क्या बोल के कि भैया कोरोना वायरस फैला है, अभी लोकल इलेक्शंस नहीं हो सकते। इस बात पे फिर से बवाल हो गया। बहुत सारे प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्टर सड़क पे उतारा है, 300 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, एक और वुमेन को डिटेन कर लिया गया क्योंकि वो इंडिपेंडेंस स्लोगन्स चैंट कर रही थी। बीजिंग एक नया सिक्योरिटी लॉ लेके आ चुका है, जहां पे हांगकांग में होने वाली कोई भी सिक्सेशन, सबवर्शन, टेररिज्म और कॉल्यूजन विद फॉरेन फोर्सेस की चीजों को वो अपने न्यू सिक्योरिटी लॉ के अंदर दबा सकते हैं। तो डेमोक्रेसी तो अब आप भूल ही जाओ। कहां पे? हांगकांग में। फिर रशिया जर्मनी के बीच में अलग ही बवाल चल रहा है। एलेक्सेई नेवल्नी, इनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन,
इनके मोस्ट पोटेंट अपोजिशन लीडर हैं। इनको नोविचक नाम का एक केमिकल एजेंट शायद पॉइजन कर दिया गया और इनकी तबीयत काफी खराब हो गई, तो ये कोमा में है। हालांकि ये मरे नहीं है। तो ये साइबेरिया से आ रहे थे पहले, कहां पे, मॉस्को। रास्ते में इनकी फ्लाइट को उतार दिया गया ओम्स में, ओम्स से इनको बर्लिन ले जाया गया। अभी जर्मनी रशिया से एक्सप्लेनेशन मांग रहा है कि ये पॉइजनिंग किसने की। रशिया बोल रहा है कि भाई आप पूरी इन्वेस्टिगेशन तो करिए, वो पर्सन तो वहां पे, हम इन्वेस्टिगेशन कैसे करें। तो रशिया तो साफ साफ बोल रहा है कि हमारा इसमें कोई लेना देना है नहीं। जर्मनी बोल रहा है कि आप अपोजिशन के लीडर को दबा रहे हो, और जर्मनी ने बोला कि अगर आपने प्रॉपर एक्शन नहीं लिया तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। यूरोपियन नेशंस और रशियन नेशंस, रशिया के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स है इस समय पे, और जर्मनी खुलेआम सैंक्शंस लगाने की धमकी दे रहा है रशिया पे। तो आप समझ ही सकते हैं कि रिलेशंस कितने खराब होंगे दोनों के बीच में। और फाइनल आर्टिकल, यूके नॉट स्केर्ड ऑफ अ नो डील ब्रेक्सिट। देखिए 31 जनवरी को यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन बाहर निकल गया। बाहर तो निकल गया, अब यहां पे देखिए प्रॉब्लम क्या थी। यहां पे एक विड्रॉवल एग्रीमेंट तो साइन किया गया, लेकिन एक नई रिलेशनशिप साइन नहीं की गई। नई रिलेशनशिप अभी के लिए क्या चल रहा है, अभी के लिए चल रहा है कि देखिए पहले इंग्लैंड यूरोपियन नेशन का पार्ट था, तो जो भी कस्टम ड्यूटी है, इंग्लैंड का सामान है वो यूरोपियन नेशन के किसी देश में जाएगा तो कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। जो गुड्स का मूवमेंट है, लोगों का मूवमेंट है, वो इतना मुश्किल नहीं होगा। प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स पे सेम रूल्स अप्लाई होंगे, कस्टम यूनियंस के रूल सेम होंगे, हर चीज सेम होंगी। बैंकर्स, लॉयर्स, म्यूजिशियंस, शेफ्स, ये इंग्लैंड से यूरोपियन यूनियन आराम से जा सकते हैं, यूरोपियन यूनियन से इंग्लैंड आराम से जा सकते हैं। ब्रेक्सिट के बाद ये सब खत्म हो चुका है। 31 जनवरी को ब्रेक्सिट हो गया। अभी प्रॉब्लम यह है कि ब्रेक्सिट तो हो गया है, लेकिन उसके बाद एक नई ट्रीटी तो आपको साइन करनी पड़ेगी ना, ब्रेक्सिट डील तो साइन करनी पड़ेगी ना। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन जी ने क्या किया कि विड्रॉवल एग्रीमेंट साइन किया। विड्रॉवल एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि ब्रेक्सिट कैसे होगा, इंग्लैंड बाहर कैसे निकलेगा यूरोपियन यूनियन से, इसके बारे में बातचीत की। और विड्रॉवल एग्रीमेंट में लिखा था एक समय, वो समय क्या था, 31 दिसंबर 2020। तो 31 दिसंबर 2020 तक इंग्लैंड और ईयू का रिलेशन ब्रेक्सिट से पहले जैसा था वैसे ही रहेगा, और इतने समय में एक नई डील साइन करनी पड़ेगी। तो छोड़ने से पहले नई डील साइन नहीं हुई है, छोड़ने से पहले केवल विड्रॉवल एग्रीमेंट साइन हुआ। अभी प्रॉब्लम यह है कि इंग्लैंड और ईयू ने विड्रॉवल एग्रीमेंट साइन करके ब्रिटेन निकल तो गया यूरोपियन यूनियन से, लेकिन 31 दिसंबर 2020 के बाद इन दोनों के बीच की डीलिंग कैसे होगी, इस बात पे कोई भी अभी हामी नहीं है। तो यूरोपियन यूनियन के गुड्स, काम करने वाले लोग जब इंग्लैंड में आएंगे उनके ऊपर क्या टैक्सेस लगाए जाएंगे, इंग्लैंड के गुड्स और काम करने वाले लोग जब यूरोपियन यूनियन जाएंगे तो उनके ऊपर क्या टैक्सेस और क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, इन सब चीजों पे अभी भी कोई डिसीजन नहीं आया है। और ये डिसीजन 31 दिसंबर 2020 के बाद आना चाहिए, नहीं तो जैसा यूरोपियन यूनियन बाकी देशों के लिए है वैसा इंग्लैंड के लिए हो जाएगा, और जैसा इंग्लैंड के लिए बाकी देश है वैसा यूरोपियन यूनियन के लिए हो जाएगा। तो इसके ऊपर एक नेगोशिएशन होना बहुत ज्यादा जरूरी हो। फिलहाल के लिए यूके की पार्लियामेंट और ब्रिटेन की पार्लियामेंट में इसके ऊपर कोई प्रॉपर बात हो नहीं रही, और बात बहुत चीजों पे होनी है, ट्रेड, इमिग्रेशन, एविएशन, सिक्योरिटी, एक्सेस टू फिशिंग वाटर, बहुत सारे ऐसे मुद्दे जिनके ऊपर बात करनी है। जब तक यूरोपियन यूनियन का हिस्सा था तब तक तो चीजें क्लियर थी, अभी नई ट्रीटी करनी पड़ेगी। अभी ट्रीटी में नेगोशिएशंस होते हैं, नेगोशिएशंस में एक पार्टी बोलेगी मेरा ये, दूसरी बोलेगी मेरा ये, लंबा समय लगता है और उस पर आगे बातचीत हो नहीं पा रही है। ठीक है, तो ये एक न्यूज है। अभी के लिए आज का ये टॉपिक खत्म है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको करंट अफेयर्स पसंद आए हो। अगर आपको कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए या आप कुछ और सुधार चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हैव अ ग्रेट डे।